ऑनलाइन वेब पोर्टल न्यूज क्लिक सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उसकी फंडिंग को लेकर उठ रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि विदेशों से गलत तरीके से फंडिंग की गई, जिसका मकसद मोदी सरकार को बदनाम करना था। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि न्यूज पोर्टल ने एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन किया है और इसमें चीनी कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि न्यूज क्लिक ने देश की छवि खराब करने के लिए विदेशों से गलत रास्ते से पैसा जुटाकर उन लोगों तक पहुंचाया जो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। आपने इस खबर में पढ़ा होगा किस प्रकार से करोड़ों रुपए, मैं उसका तथ्य आगे रखूंगा, भूमिका में पहले पूरे विषय को संजोता हूं फिर तथ्य रखूंगा। किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध रूप से हिंदुस्तान आए हैं और उनका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान के सरकार और हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको धता बताना, उसको फेल्ड बताना और विदेशों को, विदेश की जो ताकतें हैं और खास करके अन्य देशों का हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना। संबित पात्रा ने न्यूज क्लिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में एक ऐसा सरगना काम कर रहा है जो देश को नीचा दिखाना चाहता है। ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। संबित पात्रा के मुताबिक कोरोना को लेकर वैक्सीन कार्यक्रम में भी भारत को दूसरे देशों से पीछे साबित करने में इन्हीं लोगों ने एजेंडा चलाया। ये एक्टिविस्ट और ये जो पोर्टल वाले हैं जो मीडिया का चादर ओढ़ करके अपने आप को मीडिया के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ विदेशी ताकतें, उसके साथ साथ भारतवर्ष के मेन स्ट्रीम राजनेता भी कुछ ऐसे हैं जिनका एक बिल्कुल सरगना बना हुआ है किस प्रकार से हमारे देश को बदनाम किया जाए, हमारी वैक्सीन नीति को बदनाम की जाए। यह कुचेष्टा कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने, कुछ संस्थाओं ने किया है और कुछ पोर्टल्स ने भी किया है। एएनआई की खबर के मुताबिक न्यूज क्लिक पर आरोप है कि विदेशों से 3 लोगों ने न्यूज क्लिक पोर्टल में विदेशी फंड भेजा, जिसमें एक चीन में काम करने वाले कारोबारी भी शामिल हैं। 2018-21 के बीच न्यूज क्लिक ने करीब 28.5 करोड़ रुपए एफडीआई के जरिए हासिल किए, जिनमें से 9 करोड़ 59 लाख रुपए गलत तरीके से मिले क्योंकि कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत बढ़ाकर दिखाई और डिजिटल न्यूज वेबसाइट में 26% एफडीआई के नियम के तहत ज्यादा पैसे हासिल किए गए। आपको याद होगा गौतम नौलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे गौतम नौलखा। कई लोगों ने उन्हें अर्बन नक्सल भी कहा और गौतम नौलखा जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी, उनको इसमें से लगभग 21 लाख रुपए मिले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आखिरकार पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां अध्यक्ष बना दिए गए हैं पंजाब कांग्रेस के। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे। यह फॉर्मूला जो पहले से सुझाया जा रहा था, जिसकी चर्चा हो रही थी, वही चीज सामने आई है। बड़ी खबर यह कि नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। तो आपको बता दें कि अध्यक्ष उन्हें बनाने को लेकर चर्चाएं तमाम हो रही थी, लेकिन कई बार कई तरह के फॉर्मूले सामने आ रहे थे। हर बार यह कहा जा रहा था कि आज सुबह फिर शाम तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये लगातार समय बढ़ता जा रहा था और आखिरकार अभी ये बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी ये कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ जैनेंद्र, हमारे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र जी, बड़ी खबर अखिलेश की, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है और उनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जिनमें पहला नाम है संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो एक सामाजिक समीकरण साधने की बात चल रही थी, जो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। जैनेंद्र, अपनी बात आप जारी रखिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा एक बार फिर से आप बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके क्या नाम है, कौन से नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, यानी कार्यकारी अध्यक्ष।
उनमें 2 जज सिख हैं, संगत सिंह गिलजिया और कुलजीत सिंह नागरा, और इसके अलावा एक हिंदू चेहरा पवन गोयल के तौर पर और एक दलित चेहरा सुखविंदर सिंह कैनी के तौर पर। तो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट सिद्धू के साथ बनाए गए हैं, 2 सिख हैं, एक हिंदू है और एक दलित है। नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान हो गया है पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और आपको बताएं, अखिलेश की आला कमान से ये मांग करने के लिए कि जल्दी फैसला लें। पंजाब कांग्रेस के विधायकों की कल बैठक थी, होनी थी इसी बात को लेकर के, और प्रस्ताव पारित किया जाना था कि आला कमान के फैसले के साथ जो है वो सारे विधायक हैं। लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के लिस्ट का ऐलान किया है कांग्रेस की तरफ से किया गया है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान भी ये समझ रही थी कि देरी से नुकसान हो सकता है। और ऐसे में चूंकि सिद्धू के नाम की मुहर अंदर खाने लग चुकी थी, तो अब ये लिस्ट जो है वो आ गई है। और एक जानकारी और मैं दर्शकों को दे दूं कि संगत सिंह गिलजिया जो है वो ओबीसी के कैटेगरी में भी हैं। तो एक दलित, एक ओबीसी, एक जनरल जज सिख और एक हिंदू। तो इस तरीके से ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के जरिए सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि काफी पॉपुलर चेहरा है पंजाब की, उनकी राजनीतिक परीक्षा भी होनी बाकी है और कांटों भरा ताज को मिला है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं और जो माना जाता है कि वो नाराज हैं, नाखुश हैं सिद्धू को कमान दिए जाने से, उनको कैसे वो मनाते हैं। और उससे भी बड़ी चुनौती कि पंजाब की जनता को कैसे वो मनाते हैं आने वाले 6 महीने बाद चुनाव में कि एक बार फिर कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिले। बिल्कुल जैनेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें लेकर कयासों का बाजार लगातार गर्म था कि अगले अध्यक्ष कांग्रेस के पंजाब में होने जा रहे हैं, आखिरकार इसका ऐलान कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि उहापोह की स्थिति थी, कैप्टन वर्सेस सिद्धू। वो लड़ाई जो चल रही थी वो बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से शह और मात का खेल लगातार जारी था। आज तो यहां तक हालात आए कि कैप्टन खेमे के कुछ नेताओं ने सिद्धू को जोकर तक कह दिया था। लेकिन अभी अभी ये बड़ी खबर, ताजा खबर, नई जानकारी सामने आ रही है जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। जैनेंद्र, 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, इसके जरिए जातीय और सामाजिक समीकरण तो कांग्रेस ने साधने का प्रयास किया, लेकिन कैप्टन साहब वाला समीकरण सधा क्या? क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 उनके होने चाहिए कार्यकारी अध्यक्ष। बिल्कुल अखिलेश, बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष उनके होने चाहिए। उससे ज्यादा बड़ा उनका तो ये था कहना, आला कमान पर दबाव वो ये बनाना चाह रहे थे सिद्धू को और न सिर्फ कैप्टन बल्कि जो दूसरे पुराने जज सिख नेता हैं कांग्रेस में, चाहे वो रवनीत बिट्टू हो या फिर प्रताप सिंह बाजवा हो, अब ये तमाम नेता जो है वो कांग्रेस आला कमान तक आखिरी पल तक संदेश देने की कोशिश करते रहे कि सिद्धू अभी नए पार्टी में आए हैं, आप इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मत दीजिए। लेकिन जैसा कि हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी फैमिली सिद्धू को जिम्मेदारी देने का मन बना चुकी थी। और इसमें अखिलेश में बताऊं कि सबसे बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की थी। ये प्रियंका गांधी है जिन्होंने की सिद्धू को कांग्रेस में लाया था। और उस समय में सूत्र बताते हैं कि सिद्धू उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो कमिटमेंट किया गया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें वो पद नहीं दिया। लेकिन अब तकरीबन 4.5 साल बाद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान तो उन्हें सौंप दी गई है, लेकिन क्या इससे कैप्टन साहब के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी वो सुलझ जाएगी या फिर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये लड़ाई और तेज हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए, ये खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब अगली खबर, अफगानिस्तान में मारे गए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही समय पहले दिल्ली आ गया। कुछ देर के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उन्हें आखिरी सलाम देने के लिए उनके घर में उनके दोस्तों, उनके चाहने वालों की भीड़ है। नम आंखों के साथ सभी दानिश को याद कर रहे हैं। काम को बहुत फॉलो किया है और उनके काम में ये एक काफी पैशन दिखता था उनके काम में भी। बहुत प्राउड भी होते थे और उतना ही ज़्यादा अभी दुख भी है कि इस मोमेंट में अब सब इंतज़ार कर रहे हैं।
तस्वीरें अपने आप में दास्तान होती हैं। जहां लफ्ज कुछ न कह सके, वहां तस्वीरें जुबान होती हैं। इतिहास को खुद में कैद किए कई बार तस्वीरें मुश्किल दौर की पहचान होती हैं। तस्वीरों के जरिए अपने दौर की बेहतरीन दास्तान लिखने और सुनाने वाले पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। My role is as a mirror, and I want to expose you to the raw truth and make you a witness to it. ड्यूटी पर शहीद हुए एक पत्रकार को ये उनका आखिरी सलाम था। सलाम बहादुरी से अपने काम को अंजाम देने वाली पत्रकारिता को। दानिश का पार्थिव शरीर आज ही अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा। इस वक्त हम दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर मौजूद हैं। जामिया स्थित उनका घर है। यहाँ पर जो उनके मिलने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका जमावड़ा शुरू हो गया है। काफ़ी लोग इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उनके घर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उनका घर है जहाँ अब से कुछ देर बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुँच जाएगा। जिस फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ़्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान से दिल्ली लेके आया जा रहा है, वो एयरपोर्ट पहुंच गई है और अब से कुछ देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके जामिया स्थित घर पर पहुंच जाएगा। 3 दिन पहले 41 साल के दानिश की अफगानिस्तान में पत्रकारिता की ड्यूटी निभाते वक्त हत्या कर दी गई थी। दानिश अफगानिस्तान के स्पिन बोलदाग जिले में अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ थे और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे जब तालिबान ने उनकी हत्या कर दी। दानिश की आखिरी खबर कांधार से ही थी, जिसमें उन्होंने तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई के बारे में बताया था। अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले भी दानिश एक हमले में बाल बाल बचे थे। 13 जुलाई को ट्विटर पर दानिश ने बताया था कि जिस गाड़ी में वो सवार थे उसे निशाना बनाया गया था। उन्होंने लिखा था कि उनकी और सुरक्षा बलों की गाड़ी पर 3 आरपीजी राउंड दागे गए थे। आगे उन्होंने लिखा, भाग्यशाली हूं कि सुरक्षित हूं। लेकिन भाग्य ने दानिश का साथ और ज्यादा नहीं दिया। ठीक 3 दिन बाद 16 जुलाई को ही ये अनहोनी हो गई। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को लोगों ने उनकी तस्वीरों के जरिए ही जाना। वो ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपने दौर की ऐतिहासिक घटनाओं को अपने कैमरे में बेहद यादगार तरीके से कैद किया। उनकी नजर तीखी थी, बेमिसाल थी। आपको लॉकडाउन की वो झकझोर देने वाली तस्वीर याद होगी जिसमें एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठाए सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकला था। या फिर हाल में कोरोना काल की दूसरी लहर को दर्शाती हुई ये तस्वीर दिल्ली के एक शमशान घाट में दूसरी लहर की खौफनाक दास्तान बस एक फोटो के जरिए बयां करती थी। और अपने पिता को खोने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर गम बांटता ये परिवार। दानिश की इस तस्वीर ने कोरोना काल में अपनों को खो चुके सैकड़ों हजारों परिवारों की तकलीफ बयां कर दी थी। दिल्ली दंगे की ये तस्वीर हो या फिर 2018 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली रोहिंग्या मामले की कवरेज की ये तस्वीरें, या फिर नॉर्थ कोरिया की ये तस्वीर जहां तानाशाह किम जोंग उन के राज में प्योंगयांग की महिला सैनिक एक चिड़ियाघर में आइसक्रीम खाती दिख रही है। कश्मीर से लेकर काबुल तक और मोसुल से लेकर मुंबई तक दानिश का कैमरा वो लम्हे कैद करता रहा जो आने वाले समय में इस दौर का एक अहम दस्तावेज साबित होंगी। दिल्ली के जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन पढ़े दानिश पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। दानिश सिद्दीकी की निर्मम हत्या ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के पत्रकारिता जगत को बुरी तरह से झकझोर दिया है। लेकिन अपनी मौत में भी दानिश ये बता गए कि अफगानिस्तान के हालात हर गुजरते दिन के साथ और बदतर होते जाएंगे और भारत के लिए भी ये एक बड़ा खतरा होगा। 41 साल के दानिश की पत्रकारिता एक मिसाल रहेगी। आज उन्हें सुपुर्दे खाक करते हुए उनके चाहने वाले यही दुआ कर रहे थे कि अब किसी और दानिश को यूं न खोना पड़े। अपने कैमरे से सच की दास्तान लिखने वाले सिपाही थे दानिश। अलविदा दानिश सिद्दीकी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कई देशों में लोगों को वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज दिए जाने की चर्चा के बीच इजरायल ने वैक्सीन का तीसरा डोज देना शुरू भी कर दिया।
ये तीसरी डोज दरअसल बूस्टर डोज ही है और उन लोगों को दी जा रही है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के भी कोरोना संक्रमित होने की खबरों के बाद इजराइल ने फाइजर कंपनी के साथ मिलकर ये पहल की। इजराइल वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाने वाला पहला देश बना है। दूसरे डोज के 6 से 12 महीने बाद लगेगी बूस्टर डोज। कमजोर इम्यूनिटी वालों को दी जाएगी बूस्टर डोज। इसी हफ्ते से इजराइल ने तीसरी डोज लगानी शुरू की। हालांकि WHO और अमेरिका का कहना है कि फिलहाल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। सवाल यह भी है कि बूस्टर डोज क्यों दी जा रही है। दरअसल दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से केस बढ़ रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर में 9 महीने से 1 साल तक एंटीबॉडी रहती हैं और उसके बाद बूस्टर डोज की जरूरत सबको पड़ सकती है। तो बूस्टर की अभी ये नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो रिसर्च हो रहे हैं वो इसलिए कि कल अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास जो है एक ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए किया जा रहा है। वैक्सीन कंपनी फाइजर बायोएनटेक का कहना है कि खासतौर पर ऐसे लोग जो हृदय, फेफड़े या कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, दूसरे डोज के 6 महीने बाद तीसरा डोज ले सकते हैं। हालांकि खासतौर पर भारत में तो पहला लक्ष्य अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करना है। उसके बाद ही रिसर्च के नतीजों के आधार पर वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में फैसला लिया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।